हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है कि हम डेली अपना प्रैक्टिस सेट लेकर चलते हैं और जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये आज आपका 2013 का चल रहा है और इसके पहले हमने आपको 20 क्वेश्चन करा दिया है। आज क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर चलेंगे। तो जितने भी बच्चे हैं हम सभी को बता देना चाहते हैं कि आप अपना जो प्रैक्टिस सेट है वो किया करिए, लेकिन एक पेन और कॉपी लेकर बैठा करिए। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, आप भी पढ़ा करिए, आप अपना उत्तर खुद दिया करिए। जब हम क्वेश्चन का आंसर बताते हैं तो आप मिलान किया करिए कि उत्तर सही है कि गलत है। आप देखा करिए कि 20 क्वेश्चन में से आपने कितना क्वेश्चन सही किया है और कितना क्वेश्चन गलत किया है। अगर आज आप 20 में से 10 क्वेश्चन सही करते हैं तो कल आप 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन सही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 21 से देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है? ऑप्शन ए है ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, बी है मध्य अमेरिका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सी है चीन के शीतोष्ण सदाबहार वन, डी है चिली के शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो आप सभी उत्तर बताइएगा क्या होगा। तो चलिए हम यहाँ पे इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जो एसएसटी है आपको इतना ही बस क्वेश्चन पूछे और उससे ज़्यादा क्वेश्चन हो सकता है जो हम एक्सप्लेनेशन बताते हैं उसमें से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं वो पृथ्वी के फेफड़े कहे जाते हैं। अब आइए थोड़ा इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। देखिए, जो ब्राजील के उष्णकटिबंधीय बहार वन होते हैं वो क्या कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्यों कहते हैं, क्योंकि जो विषुवत रेखा पर स्थित होने के कारण यहाँ पर क्या होता है कि घने सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये स्थित कहाँ पर है? विषुवत रेखा पर है। तो विषुवत रेखा पे होने के कारण यहाँ पर घने और सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो जो क्या होते हैं यहाँ पर अत्यधिक क्या होता है मात्रा में ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं कि सदाबहार वन को क्या कहते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। रीजन क्या है? रीजन यहाँ आपको बता दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन आपका है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो ऑप्शन ए है गंगा नदी बेसिन, बी है नील नदी बेसिन, सी है मिसिसिपी नदी बेसिन, डी है अमेजन नदी बेसिन। उत्तर बताइए क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है वो आपका अमेजन नदी बेसिन है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही होगा। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका हम भी देखेंगे। देखिए, जो अमेजन नदी बेसिन है जो इसका विस्तार है ये कहाँ पर होता है? आपको तो हमने बता दिया कि विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन क्या है? अमेजन नदी बेसिन है। लेकिन इसका जो विस्तार है वो आपके दक्षिण अमेरिका के ब्राजील देश में है। कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका के ब्राजील देश में है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन आपका है कि मलोका क्या है? ऑप्शन ए है एक जनजाति है, बी है एक प्रकार का घर है, सी है एक वन्य पशु है, डी है आपका एक मलक्का का निवासी। ठीक है, देखिए मलोका एक तरीके का घर होता है आपका। ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देखेंगे। देखिए, जो कोलंबियन जनजाति होती है उसके द्वारा क्या होता है कि वहां पर बनाया गया जो घर होता है किसके द्वारा? कोलंबियन जनजाति के द्वारा। उसी को हम क्या कहेंगे? मलोका कहेंगे। और ये जो जनजाति आपकी होती है ये उत्तर पूर्वी पेरू में निवास करती है। निवास कहाँ करती है? जैसे आज आपको पूछ दिया कि मलोका क्या है, कल आपको पूछ दिया कि कोलंबियन जनजाति जो होती है वो कहाँ पर निवास करती हैं? तो ये उत्तर पूर्वी पेरू में निवास करती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन आपका है कि संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना डैश डैश कहलाता है। ऑप्शन ए है संसाधन संरक्षण, बी है सतत पोषणी विकास, सी है संसाधन प्रबंध, डी है विकास प्रबंधन। तो क्या कहलाएगा? उत्तर बताइएगा। देखिए, संसाधन का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना हमारा संसाधन संरक्षण कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने। क्वेश्चन आपका है कि रक्षक मेखला डैश डैश की एक विधि है। ऑप्शन ए जल संरक्षण की है, बी है मृदा निर्माण की है, सी है बगानी की है, डी है मृदा संरक्षण की है। तो देखिए, रक्षक मेखला जो होता है वो हमारा मृदा संरक्षण का एक विधि है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। थोड़ा सा इसका भी हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं आखिर रक्षक मेखला होता क्या है। देखिए, रक्षक मेखला आपका मृदा संरक्षण की क्या है? एक विधि है। मृदा का जो संरक्षण किया जाता है उसकी एक विधि है रक्षक मेखला। और इस विधि में होता क्या है कि मृदा संरक्षित करने के लिए क्या करते हैं कि खेत में बॉर्डर और आड़ी तिरछी रेखाएं बनाई जाती है। कैसी रेखा बनाई जाती है? बॉर्डर
और आड़ी तिरछी रेखा बनाई जाती है जिससे उनका बहाव नहीं होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन आपका है कि मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक डैश डैश पूरा स्थल है। ऑप्शन ए है पूरा पाषाणी, बी है नौपाषाणी, सी है महापाषाणी, डी है सूक्ष्म पाषाणी। तो देखिए जो मध्य प्रदेश में स्थित जो भीमबेटका है वो आपका जो पूरा स्थल है वो एक तरीके का आपका पूरा पाषाणिक स्थल है। तो ऑप्शन नंबर ए सही करिएगा। आगे चलते हैं हम। और देखिए ये जो पूरा पाषाणिक स्थल होता है तो ये भीमबेटका जो है वो आपके मध्य प्रदेश में है, आप सभी को पता है। लेकिन जो भीमबेटका की जो गुफाएं होती हैं यहाँ पर जो शैल चित्र के अवशेष मिलते हैं। किस चित्र के क्वेश्चन पूछ सकता है कि भीमबेटका की गुफा से हमें कौन से चित्र के अवशेष मिलते हैं, तो शैल चित्रों के अवशेष मिलते हैं, ये याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है कि ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे। ऑप्शन ए है रुद्र विष्णु तथा इंद्र, बी है अग्नि इंद्र तथा सोम, सी है इंद्र वरुण तथा रुद्र, डी है अग्नि इंद्र तथा विष्णु। तो देखिए यहाँ बता देना चाहते हैं कि जो ऋग्वेद काल में जो 3 देवता थे विशेषकर वो आपके अग्नि थे, इंद्र थे तथा सोम थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही करिएगा आप सभी। ठीक है, कौन कौन थे? अग्नि थे, इंद्र थे और सोम थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। आगे आपका है, देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हो सकता है कि अभी आपको ऋग्वेद से क्वेश्चन ऐसे पूछा है, आगे इसमें से कुछ और पूछ दे। देखिए जो ऋग्वैदिक काल के 3 प्रमुख देवता होते हैं, हमने अभी बताया आपको कि कौन कौन हो गए, अग्नि हो गए, इंद्र हो गए और सोम हो गए। लेकिन इंद्र सबसे प्रमुख देवता थे। ये पूछ सकता है कि ऋग्वेद काल के सबसे प्रमुख देवता कौन थे, तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा प्रमुख इंद्र थे। और जो ऋग्वेद आपका होता है वो 250 बार क्या करता है, इंद्र का उल्लेख किया गया। इसमें इंद्र का, सिर्फ इंद्र का उल्लेख कितने बार किया गया? 250 बार। जबकि जो अग्नि है उनका 200 बार और सोम का कितने बार किया गया? 114 बार किया गया है। तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो सोम देवता को क्या है, समर्पित है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है, तो सोम देवता को समर्पित है। ठीक है, आगे चलते हैं 28 पर हम। 28 में पूछा गया आपसे कि संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है भारत आर्य, बी है भारत यूनान, सी है भारत यूरोप, डी है भारत अरब। देखिए आप सभी को पता है कि जो संस्कृत भाषा है उसको, संस्कृत को क्या करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, भाषा परिवार का क्या करते हैं, हिस्सा मानते हैं। तो अगर ये माना जाता है तो उसे हम कहेंगे क्या, किस भाषा परिवार का ये हिस्सा है, उसे बताना आपको। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही होगा, भारत यूरोप का ये हिस्सा है आपका। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। क्वेश्चन आपका है कि किस स्थान पर मृतक को प्राय उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता है। मतलब ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर अगर इंसान मर जाते हैं या जो मृतक होते हैं उनको उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता है। ऑप्शन ए है इनाम गांव, बी है बुर्ज होम, सी है मेहरगढ़, डी है आपका भीमबेटका। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा इनाम गांव है उसे हम क्या करते हैं, इस स्थान पे जो मृतक होते हैं उनका जो सर होता है वो हम उत्तर की तरफ करके लोग उन्हें दफनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही करिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। क्वेश्चन आपका है कि बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया। ऑप्शन ए है पिपासा, बी है तृष्णा, सी है तन्हा, डी है तीव्र। देखिए जो बुद्ध जी थे उनके द्वारा जो आपके अंदर लालसा होती है, इच्छा होती है, तो इच्छाओं की जो तीसरा होती है उसको क्या बताया गया है, तो देखिए उसको बुद्ध ने तीसरा बताया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही करिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका है कि उत्पादों की ब्रांडिंग करने से, ऑप्शन ए है इसकी बिक्री की जो ब्रांडिंग करने से होती है, बी है कि बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों से इसे भिन्न करता है, सी है कि उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक बन जाता है, डी है कि उपभोक्ताओं को खुदरा मूल्य पर छूट मिलती है। देखिए जो उत्पाद की जो ब्रांडिंग होती है उसको करने से क्या चीजें होती है आपको ये बताना है। तो देखिए जो हमारे उत्पाद होते हैं जब उसकी ब्रांडिंग होती है, ऐसा करने से क्या होता है कि बाजार में उपलब्ध जो दूसरे उत्पाद होते हैं इससे ये क्या होता है, भिन्न होता है। इससे क्या होता है, अलग करता है। जैसे होता है ना कि हम बहुत सारे कपड़े खरीदते हैं तो बहुत सारे कपड़ों की ब्रांडिंग होती है, अलग अलग कपड़े के ब्रांड होते हैं, तो वो उन्हें एक दूसरे से अलग करता है, वो उनकी पहचान बताता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही करिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। ऑप्शन ए है नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित खंड, बी है मौलिक अधिकारों से संबंधित खंड,
सी आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीति से संबंधित खंड। डी आपका संविधान की प्रस्तावना। तो देखिए जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें अक्सर संविधान की अंतरात्मा किसे कहेंगे, तो आप सभी को पता है कि जो हमारा संविधान की प्रस्तावना होती है उसी को हम अंतरात्मा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। क्वेश्चन आपका है कि लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं। ऑप्शन ए है 1 भी नहीं, बी है 2, सी है 4, डी है 12। तो पूछा है कि लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं। तो आइए हम इसका डिटेल देख लेते हैं थोड़ा सा। तो आपके 2 सदस्य मनोनीत हो सकते हैं, ये आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर बी सही करिएगा। और जो हमारा भारतीय संविधान अनुच्छेद 331 है उसके अनुसार क्या होता है कि राष्ट्रपति को लोकसभा में 2 सदस्य का आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनीत करने का क्या है, उन्हें अधिकार है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि न्यायाधीश किस मुकदमे पर निर्णय देता है। ऑप्शन ए है दलीलों के आधार पर, बी है दिए गए शुल्क के आधार पर, सी है सबूतों के आधार पर, डी है पुलिस तहकीकात के आधार पर। जो न्यायाधीश है वो किस मुकदमे कोई भी मुकदमा चल रहा है तो किसी मुकदमे पर वो निर्णय किस आधार पर देता है, ये आपको बताना है। तो आप सभी को पता है जब भी न्यायाधीश आपके किसी भी मुकदमे का निर्णय लेता है तो वो क्या करते हैं, सबूत के आधार पर ही उसका क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं। तो उन्हें जिस तरीके का सबूत मिलेगा वो उस तरीके का निर्णय लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है। ऑप्शन ए है वेंकटेश्वर पंथ, बी है जगन्नाथ पंथ, सी है विश्वनाथ पंथ, सी है आपका अमरनाथ पंथ। तो देखिए पूछा गया कि किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है, तो उत्तर बताइएगा क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा कि जो जगन्नाथ पंथ है उस पे क्या होता है, आदिवासी क्या होते हैं, आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका है कि दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है। ऑप्शन ए है स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा, बी है बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के द्वारा, सी है सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर, डी है सस्ती दवाई उपलब्ध कराकर। अगर आपको दस्त, पेचिश या हैजा है तो इस बीमारी को आप कैसे रोकेंगे आपको बताना है। तो आप सभी को पता है कि कैसे रोकेंगे। तो देखिए ये सारी जो बीमारियां होती हैं वो जो आपके पेयजल होते हैं, अशुद्ध पेयजल होते हैं उससे होते हैं। तो अशुद्ध पेयजल को हम सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराएंगे आपको, तो जाके ये बीमारियां सही होंगी। तो ऑप्शन नंबर सी सही करिएगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पर। क्वेश्चन आपका है कि सरकार एवं इसके कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादी विचारों की तरफ ले जाती है, अतः शिक्षक को चाहिए कि वह, ऑप्शन ए है इस पर किसी भी वाद विवाद अथवा चर्चा से बचे, बी है सरकार के तौर तरीकों की आलोचना करें, सी है न्यायिक सक्रियता के लिए दलील करें दे, डी आपका कि उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंतः क्रियाओं का आयोजन करें। उत्तर बताइएगा क्या होगा। तो देखिए अगर आप एक टीचर हैं तो आपको करना चाहिए कि जो उपदेशात्मक जो क्रियाएं हैं उनकी तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ क्रियाओं का क्या करेंगे, आप आयोजन करेंगे। ये तीनों चीजें नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस कारक के विद्यार्थी व किशोरियों के व्यवहार पर, प्रवृत्ति पर असर विषय में समाज वैज्ञानिकों के विचार सबसे अधिक विविधता लिए हुए हैं। ऑप्शन ए है परिवार, बी है विद्यालय, सी है टेलीविजन, डी है सहपाठी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो हमारा टेलीविजन होता है वो विद्यार्थी मतलब जो किशोर किशोरी होते हैं वो व्यवहार की प्रवृत्ति पर असर विषय में क्या है, समाज वैज्ञानिक के विचार सबसे अधिक क्या करते हैं, विविधता लिए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थियों के शैक्षिक गतिविधियों पर बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है। ऑप्शन ए है सप्ताह में 3 बार गृह कार्य देना, बी है नए विषयों पर उन पर चर्चा करने से पहले सभी शिक्षार्थियों को अलग अलग परियोजना देना, सी है रुचि बनाए रखने हेतु दिए जा रहे व्याख्यान में अधिक से अधिक नई सामग्री रखना, डी है ठीक पाठ योजना व प्रत्येक गतिविधि के लिए नियत समय का पालन। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थी के शैक्षिक गतिविधि पर बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है। तो देखिए जो आपका सामाजिक विज्ञान का कक्षा होता है उसमें क्या होता है, सबसे अधिक हम नए विषय पर
उन पर चर्चा करने से पहले सभी शिक्षार्थी को क्या करेंगे, अलग अलग परियोजना कार्य देंगे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। क्वेश्चन आपका है कि एक छात्रा भारतीय सैनिकों द्वारा कारगिल युद्ध में झेली कठिनाइयों के विषय में उत्सुक है। वह कुछ सैनिकों का इंटरव्यू लेती हैं जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। इन सैनिकों को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? ऑप्शन ए है गौड़ स्रोत, बी है प्राथमिक स्रोत, सी है वास्तविक बयान करने वाले, डी है आंतरिक स्रोत। तो देखिए, आपको हम लगभग 20 क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं और 20 क्वेश्चन में से आपको बताना है कि आपने कितना उत्तर सही किया है, कितना गलत किया है। तो आइए हम इसका उत्तर भी देख लेते हैं क्या होगा। ऐसी चीज़ों को यहाँ पर जो दिया गया है इसमें हम सैनिकों को प्राथमिक स्रोत मानेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए हम इतना करते हैं, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आपकी जो 40 क्वेश्चन है कंप्लीट हो चुके हैं, 20 क्वेश्चन आपके और बचे हैं। इसके बाद हम 2013 का चला था शायद, मतलब 2 पेपर आपका 2013 में हुआ था। अब 2014 को लेकर चलेंगे कल के बाद, परसों से। तो 14 के बाद फिर 15, 16, इस तरीके से हम 2024 तक के सारे क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना करते हैं, बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आप तक जरूर पहुँचे।